राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अणतपुरा श्री माधोपुर सीकर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे लुईस संकल्पना। लेसन 5 से अपन पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? ओरेनियस की अवधारणा पढ़ी, ओरेनियस कंसेप्ट पढ़ा और ओरेनियस कंसेप्ट के बाद कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट पढ़ा। समझ में आया होगा, आपने होमवर्क कर लिए होंगे। आज की जो कंसेप्ट है अम्ल व क्षार को समझाने की, वह है लुईस कंसेप्ट। इसके बारे में स्टडी करेंगे, लुईस कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लुईस सिद्धांत, लुईस संकल्पना। मैंने कह दिया कि या तो 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा या 3 नंबर का प्रश्न आता है कि लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा दीजिए। लुईस संकल्पना क्या है? सर्वप्रथम लुईस ने सन 1923 में, सर्वप्रथम क्या? सन 1923 अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम ओरेनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ओरेनियस ने क्या कहा था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ब्रोस्ट एंड लोरी ने क्या कहा? ऐसे पदार्थ यानी जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब सब में कुछ ना कुछ कमियां रही कि ब्रोस्ट एंड लोरी ने क्या कहा था? पहले इसको समझने से पहले उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि ब्रोस्ट एंड लोरी जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता पदार्थ क्या कहलाते हैं? सिंपल सा है, 2 शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोटॉन दाता अम्ल कहते हैं, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ये तो कह दिया था ब्रोस्ट एंड लोरी ने। यानी कि इसकी कमी ये थी कि इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन के आधार पर ही परिभाषा दी। जिन अम्लों में या जिन क्षारों में प्रोटॉन का अभाव होता है उनको ये समझा नहीं सके कि जो प्रोटॉन देते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, इनके अलावा जो एसिड व बेस होते हैं ना, जो अम्ल व क्षार होते हैं, उनको वो समझा नहीं सके कि वो अम्ल कैसे हुए, वो क्षार कैसे हुए। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए किसने संकल्पना दी? लुईस संकल्पना। यह अम्ल व क्षार की परिभाषा से संबंधित सबसे आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, और सा क्या बात होगी? फर्स्ट सबसे आधुनिक सिद्धांत है अम्ल व क्षार की परिभाषा से संबंधित। 3 अवधारणाएं आपके सिलेबस में थी, उनमें सबसे आधुनिक कौन सी है? लुईस संकल्पना है। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? ऐसे पदार्थ, देखिए ऐसे पदार्थ जो लुईस संकल्पना के अनुसार हम स्टडी कर रहे हैं, परिभाषा ध्यान से सुनेंगे तभी एग्जाम में सही लिख पाएंगे कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहां इलेक्ट्रॉन युग्म है, ग्रहण करते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं भाई? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर क्षार की सिंपल ऐसे ही, ये लैंग्वेज ऐसे बोलते रहेंगे आप कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां तक तो बराबर बोल दिया आपने, जैसा पहली वाली डेफिनेशन में बोला था वैसा ही इस डेफिनेशन में बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म अब ग्रहण करते हैं, यहां पर ग्रहण की जगह एक ही शब्द आपको चेंज करना है। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं, क्षार। और इसको कहते हैं बेस, इंग्लिश में एसिड को कहते हैं अम्ल। आगे बात समझ में, डेफिनेशन आप लोगों को पहले, परिभाषा आप लोगों को समझनी है
कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल देखो, आप इसका उदाहरण देखेंगे तब थोड़ा सा और समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहे हैं, एक भी शब्द आप गलत नहीं करेंगे। परिभाषा में सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? कौन सा वैज्ञानिक कह रहा है? लुईस कह रहा है। लुईस संकल्पना उसने कब प्रतिपादित की थी? इन 1923 यानी कि 1923 में। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा ना? एक बार बोल दीजिए वापस। सन 1923 में लुईस ने एक संकल्पना प्रतिपादित की। लुईस संकल्पना के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं अम्ल कहलाता है, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप एग्जाम्पल देखिए। BF3 जो है, BF3 प्लस NH3 ये आपस में रिएक्ट करता है। ये एग्जाम में ये रिएक्शन दी हुई आएगी और आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन से है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको पता है बीच में जो रिएक्टेंट होते हैं अभिकारक व उत्पादों के बीच में तीर का निशान अपन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, BF3 को आप इस प्रकार से लिख देंगे F3B, और यहां उल्टा तीर का निशान और NH3, ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये रिएक्शन आप लोगों को क्या बताती है? NH3 जो था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म था। क्या था? इलेक्ट्रॉन युग्म। अरे जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। अब त्यागेगा कौन? जिसके पास जो चीज है वही तो त्यागेगा ना। अगर आप लोगों से ये कहे कोई भी, आपके पापा कहें कि आप मेरे को 2 किलो सोना वापस दे दो, त्याग दो 2 किलो सोने को, तो आप कहेंगे पापा मेरे पास 2 किलो सोना है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप किस प्रकार से उनको फेंकोगे, किस प्रकार से त्याग करोगे? जो चीज आपके पास है उसी का तो त्याग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वही तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। इसका मतलब इसमें आप लोगों को पहचान हो जानी चाहिए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास बिंदी लगी हुई है, वह क्या है? क्षार है। जिसके साथ 2 बिंदी लगी हुई हो ना, ऐसे, ये किसका साइन है? इलेक्ट्रॉन का साइन है। इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 जन है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यह हो गया क्षार। और BF3 जो हो गया, ये क्या हो गया भाई? अम्ल। क्यों? क्योंकि इसने इसको ग्रहण किया है। देखो तीर का निशान लगा दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसने NH3 था, NH3 ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और किसको दे दिया भाई? B को दे दिया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब BF3 तो क्या है? अम्ल है, और NH3 क्या है? क्षार है। ठीक है। लुईस अम्ल, अगर आपको पता है कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन, जब कोई बंध बनता है और दोनों इलेक्ट्रॉन साझेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही पदार्थ में दिए हैं, तो इस प्रकार के बंध को कौन सा बंध कहते हैं? ये उपसहसंयोजक बंध हो जाएगा। उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध को हमेशा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देता है? BF3 को, और इसलिए क्या बन जाता है? कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा भाई? इन दोनों के बीच में बन जाएगा F3B, और ये तीर का निशान इधर NH3। ये जो बंध बना उल्टा तीर का निशान लग रहा है, इस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं।
यानी कि लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध बन जाता है दोनों के बीच। पहचान कर ही लेंगे, अम्ल जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है वह अम्ल है, और जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है वह क्षार है। और क्या खास बात है इसकी, और देख लीजिए संक्षेप में। लुईस क्या कह रहा है, और दो तीन बातें। पहली बात तो क्या समझ में आई आपको कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला पदार्थ, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ, ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, करने वाले पदार्थ। एक बात ये बताएं। दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने वाले पदार्थ, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाले पदार्थ। अब भाई इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कौन करेगा? भोजन ग्रहण कौन करेगा? जिसके पेट में भोजन की कमी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, तीसरी बात उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, मैं कुछ बात लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखना, फिर लिखूंगा धनायन, फिर लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को याद होने से, इलेक्ट्रॉन के अधिकता वाले यौगिक और ऋणायन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इनके बराबर में सबके आपको आंसर देने पड़ेंगे। आपको सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि अम्ल होगा क्षार, अम्ल या क्षार के बारे में बताना है जिस प्रकार लुईस ने बताया है। तो बताइए, ये 2 मिनट समझा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आप क्या कहलाएंगे? आप बताएंगे अम्ल कहलाता है सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप बताएंगे क्षार कहलाते हैं, क्षार। ठीक है, अम्ल क्षार। अब मैं बता दूं तीसरी बात, ये पहली बात थी लुईस संकल्पना की, ये दूसरी बात है, ये तीसरी बात है, ये चौथी बात है, ये पांचवी बात और ये छठवीं बात समझ में ना जरूरी है। 6 बातें हैं लुईस संकल्पना की जो आपके कोर्स में हैं, जो आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी रहती है वे क्या कहलाएंगे? भाई जो जिसमें कमी रहेगी, जैसे आपके पेट में भोजन की कमी है तो आप क्या ग्रहण करेंगे? भोजन ग्रहण करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो क्या ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो तो क्या हो गए? अम्ल हो गए या क्षार हो गए? अम्ल हो गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक भी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, जिसके अनुसार लुईस के अनुसार। फिर धनायन, कोई भी जो धनायन है किसकी भांति व्यवहार करते हैं? प्रश्न पूछ ले, धनायन जो होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव में दे दिया धनायन, आप लोगों से पूछ लिया ये एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है। तो धनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं? धनायन कब बनते हैं भाई? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब क्या हो गया? धनायन बन गया। त्यागने के बाद वह किसमें बदल गया? धनायन में बदल गया। और धनायन के पास किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए धनायन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। धनायन क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वही तो त्याग करेंगे। और लुईस के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। इसी प्रकार ऋणायन जो होते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह किसमें बदल जाता है? ऋणायन में बदल जाता है। तो ग्रहण कर लिया था उसने और ऋणायन में बदल गया, तब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई कि नहीं हो गई? तो ऋणायन जो होते हैं वो क्या होते हैं?
विनाइल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, क्षार होते हैं। ये बात आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेना, सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। आप ध्यान में रखेंगे एक और बात की जिनका अष्टक अपूर्ण होता है भाई, धनायन जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। कमी वाले यौगिक या अपूर्ण अष्टक भी लिख सकते हैं, एक लाइन अपूर्ण अष्टक, और इनका इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले ये हो गया पूर्ण अष्टक। अपूर्ण अष्टक जिसका होता है वो अम्ल होते हैं। अपूर्ण अष्टक लुईस अम्ल, ऐसे पदार्थ जिनका अष्टक अपूर्ण होता है या अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो एसिड हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। और कंप्लीट ऑक्टेट वाले पूर्ण अष्टक वाले जो पदार्थ यौगिक हैं वे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। सिंपल सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स एंड बेसेस, मतलब लुईस अम्लों के और लुईस क्षारों के उदाहरण अपन स्टडी करेंगे। उनको रटना है, याद करना है, समझना है। देखिए अब इसमें लुईस संकल्पना में आप नीचे लिख लेंगे उदाहरण, ठीक है। एक बार अपन ये करेंगे, क्या लिख देंगे, इधर तो लिखेंगे लुईस अम्ल, लुईस अम्लों के उदाहरण देखेंगे, लुईस अम्ल, और इधर अपन लिख लेंगे लुईस क्षार। एग्जाम्पल में एग्जाम में भी इस प्रकार से लिख करके आए, लुईस अम्ल या लुईस क्षार, या फिर एग्जाम में अभिक्रिया दी हुई होगी उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा लुईस है, अम्ल है, और कौन सा लुईस क्षार है। देखिए पहला एग्जाम्पल तो मैं बता दूं कि इसमें अपन ने रीड कर लिया था BF3 तो क्या है, लुईस अम्ल है, पहला एग्जाम्पल है, क्यों। और यहां पर NH3 इसका पहला एग्जाम्पल है, NH3 पहला एग्जाम्पल है, NH3 लुईस क्षार, क्यों, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साथ जुड़ते जाता है, युग्म ग्रहण करता है। और NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करता है। BF3 और NH3 फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए होंगे। फिर देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसका अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण, इसलिए ये क्या है, लुईस अम्ल है। अष्टक अपूर्ण है इसलिए लुईस अम्ल है। Mg+2 तीसरा उदाहरण है इसका, Mg+2 मैग्नीशियम धनायन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। चौथा एग्जांपल है Na+, सेम इसका रीजन इलेक्ट्रॉन्स की कमी, Na+। जितने भी धनायन हैं वो क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 H2O। H2O जो है उसमें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या है, लुईस क्षार है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण नहीं करेगा। H2O के बाद NH3 एग्जांपल लिख लिया, और फिर OH-, नंबर 3 OH- होता है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, क्षार है, क्यों है, हाइड्रोक्सिल आयन खुद क्षार है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन अधिक होने से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं कर करके इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यही यास्क इसका पूर्ण है। फिर नंबर 4 Cl-, ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। लुईस अम्लों का उदाहरण क्या है, BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन और सोडियम धनायन। इधर NH3
H2OH माइनस और Cl माइनस। इस प्रकार लुईस जो संकल्पना है उसके आधार पर हम उन अम्लों की भी व्याख्या कर सकते हैं, उन क्षारों की भी व्याख्या कर सकते हैं जो जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है। यानी कि ब्रोस्टेन लोरी की जो कमी थी उसको दूर किसने किया है? लुईस संकल्पना ने दूर किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी क्लास किससे संबंधित? लुईस संकल्पना से संबंधित। एग्जाम में आप लोगों से पूछेंगे लुईस अम्लों के 2 उदाहरण दीजिए, होमवर्क भी आप करके लाएंगे। लुईस अम्लों के 2 उदाहरण दीजिए, लुईस क्षारों के 2 उदाहरण दीजिए। इलेक्ट्रॉन की, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक है। धनायन, लुईस के अनुसार धनायन जो होते हैं उनको क्या कहेंगे? लुईस अम्ल कहेंगे या लुईस क्षार, और क्यों? ठीक है। लुईस के अनुसार ऋणायनों को क्या कहेंगे और क्यों? अम्ल कहेंगे या क्षार कहेंगे और क्यों कहेंगे? इस प्रकार से आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बार बार सुने ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स आ सकें और आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। हमारा YouTube चैनल देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बार बार स्टडी करें।